हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द वॉइस ऑफ लाइफ। और आज हम लोग आपको एक नया टॉपिक पढ़ाएंगे, ग्लोब मॉडल। सो बेसिकली ग्लोब मॉडल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसके साथ साथ ये क्रॉस कल्चर एचआरएम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है ये मॉडल, और ये आपको अंडरस्टैंड करवाता है डिफरेंट कल्चर्स से। अगर आपने हॉफस्टेड मॉडल पढ़ा होगा तो ये उसका ही एक विकसित रूप है। इट्स हैव सम मोर पॉइंट्स दैट एक्सप्लेन सम मोर डायमेंशंस दैट एक्सप्लेन द कल्चर ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़। सो हम लोगों को इसे पढ़ना है और ध्यान से देखना है। सो एक्चुअली में अगर स्टार्टिंग करें तो एक हमारे प्रोफेसर थे जिनका नाम था रॉबर्ट जे हाउस। ठीक है, अब आप स्पेलिंग देख लीजिएगा। तो रॉबर्ट जे हाउस ने ये मॉडल दिया था जिसके अंदर उन्होंने क्या करा था, 62 कंट्रीज़ के अंदर इन्होंने ये रिसर्च करी थी। और रिसर्च में उन्होंने 9 तरह के कल्चर पाए गए। 9 टाइप के कल्चर इन्होंने उन 62 कंट्रीज़ के अंदर निकाले। और इन्होंने उसके साथ साथ लीडरशिप स्टाइल्स भी निकाली थी। सिक्स लीडरशिप स्टाइल्स निकाली। तो इन्होंने क्या करा था कि 62 कंट्रीज़ के अंदर इन्होंने रिसर्च करवाई और उसके बाद फिर ये एक पॉइंट पे आए कि 9 तरह के कल्चर होते हैं और उसके साथ साथ 6 तरह की लीडरशिप स्टाइल होती हैं। तो इन्होंने क्या करा था कि 21-22 तरह की लीडरशिप स्टाइल में से फिर उन्होंने तोड़ मरोड़ के 6 तरह की लीडरशिप स्टाइल निकाली और उन 6 तरह की लीडरशिप स्टाइल पे वर्क करा। इसके साथ साथ कल्चर भी निकाले 9 तरीके के, जबकि वी कैन से कि एवरी कंट्री और एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैव डिफरेंट कल्चर बट देयर आर सम सिमिलरिटी। तो उन्होंने क्या करा, जो भी सिमिलर कल्चर थे, अगर 90 to 95% उन सबको एक ही कल्चर के अंदर डाल के और एक ही नाम दिया। ठीक है, तो ये हमारा ग्लोब फ्रेमवर्क का बेसिक हो गया। स्टार्टिंग करते हैं, द ग्लोबल लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इफेक्टिवनेस ग्लोब रिसर्च प्रोग्राम वर कंसीव्ड इन 1991 बाय रॉबर्ट जे हाउस ने दिया था और वॉर्टन स्कूल ऑफ बिजनेस यूनिवर्सिटी में दिया था। ठीक है, अब ये क्या कहता है कि ग्लोब ने फाइंडिंग्स ली थी हॉफस्टीड स्टडी से और उसके साथ साथ फिर इन्होंने इसको और ज़्यादा एक्सपेंड करा बाय इंक्लूडिंग सम मोर पॉइंट्स। ठीक है, अगर हम लोग बात करें जाए तो ग्लोब क्या है, ग्लोब डिसाइड करता है कि ये मतलब बताता है कि हॉफस्टीड अप्रोच से ज़्यादा भी कुछ है और हॉफस्टीड को एक्सपेंड करके इन्होंने ये बताया है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अलग अलग तरह के और भी कल्चर्स होते हैं, डायमेंशंस होते हैं कल्चर के, और जो हमें हेल्प करते हैं लीडर्स देने के लिए। ठीक है, यहाँ पे लीडर्स की बात करी गई तो मेरे हिसाब से अगर लीडर क्या होता है तो एक आउटस्टैंडिंग लीडर वो पर्सन है जो कि ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री में है एक्सपेक्शनली स्किल्ड हो। ठीक है, और मोटिवेटिंग हो, इन्फ्लुएंसिंग हो और इन्फ्लुएंस करे पीपल्स को, ठीक है, या ग्रुप्स को, कि वो ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस को कैसे भी करके ग्रैब करें। ठीक है, तो अगर हम लोग इंग्लिश में बोलना चाहें तो कह सकते हैं कि एक आउटस्टैंडिंग लीडर इज़ अ पर्सन इन एन ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्री हु इज़ एक्सपेक्शनली स्किल्ड एंड मोटिवेटिंग, इन्फ्लुएंसिंग और इनेबलिंग यू others or groups to contribute to the success of the organization or task। ठीक है, बेसिकली सिंपल बहुत ज़्यादा डेफिनेशंस हम लोगों को लीडरशिप की बताई गई हैं, लेकिन क्या है ना कि कुछ लीडरशिप, एक क्लुकहॉन थे साइंटिस्ट जिन्होंने रिसर्च करी थी, तो उन्होंने बताया कि बेसिक डेफिनेशन लीडर की ये है कि अ लीडर इज़ समवन हु इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस टू अचीव अ कॉमन गोल। ठीक है, अब क्रॉस कल्चर में आ जाते हैं तो
अ लीडर इज़ समवन हु इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ डाइवर्स रीजन, ठीक है, डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल्स, मतलब अलग अलग ग्रुप के लोग हैं उनका उनको इन्फ्लुएंस करता है, तो ये हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे हाफ स्टेज डायमेंशन और ग्लोबल डायमेंशन के बारे में बताया गया है। तो हाफ स्टेज में पहले पावर डिस्टेंस था, ग्लो मॉडल में भी पावर डिस्टेंस है, अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस भी दोनों में है। इंडिविजुअल और कलेक्टिविज्म में क्या हुआ कि जो ग्लो मॉडल था उसने इसके अंदर भी 3 पॉइंट दे दिए, जैसे कि इंस्टीट्यूशनल कलेक्टिज्म, इन ग्रुप कलेक्टिज्म और ह्यूमन ओरिएंटेशन, ठीक है। उसके बाद आता है मैस्कुलाइन वर्सेस फेमिनाइन, जो कि हॉफस्टीड डायमेंशन में था, और ग्लोब डायमेंशन में इसको भी 3 पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया, परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन, असर्टिवनेस और जेंडर इगैलिटिज्म। ट्रिनिज्म, शायद प्रोनाउंसिएशन मेरी गलत हो सकती है, तो इसे बेसिकली कहते हैं जेंडर इक्वालिटी। उसके बाद लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म ओरिएंटेशन को इसने चेंज कर दिया सीधे सीधे फ्यूचर ओरिएंटेशन, ठीक है। अब पहले हॉफस्टीड का यहाँ पे मैं सिंपल सा एक बता देता हूँ आपको कि हॉफस्टीड क्या था। देखो, पावर डिस्टेंस का मतलब होता है जो पावर है वो डिवाइड अनइक्वली करी जाए या इक्वली करी जाए, ये दो होते हैं। अगर पावर डिस्टेंस हाई है तो वहाँ पे मतलब पावर डिस्टेंस, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा है, ठीक है। मतलब वहाँ पे सबॉर्डिनेट और बॉस के बीच में डिफरेंसेस होते हैं, बॉस ज़्यादा इन्जॉय करता है पावर को और सबॉर्डिनेट के पास पावर कम होती है। अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस में हाई लो फिर से आ जाता है। अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस में क्या होता है कि रिस्क लेने की क्षमता कुछ लोगों के पास ज़्यादा होती है जो हाई में होते हैं, जो लो में होते हैं, और जो अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस मतलब अनसर्टेनिटी को अवॉइड करने में हाई होते हैं, तो वो स्टेबल और रिजिड रहना चाहते हैं कि जैसे हैं वैसे सही हैं, अगर कुछ ज़्यादा रिस्क लिया तो हो सकता है कुछ गलत हो जाए। इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म में क्या था कि कुछ लोग होते हैं दे वांट टू वर्क वेरी इंडिविजुअलिस्टिक, ठीक है, और कुछ कलेक्टिवली वर्क करना चाहते हैं, जैसे कि जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, इवन इंडिया हो गया। वी आर ऑन कलेक्टिविज्म एक्टिविटीज़, ठीक है, हम लोग कलेक्टिवली वर्क करते हैं। लेकिन इंडिविजुअलिज्म क्या होता है कि हम लोगों को खाली अकेले अकेले ही काम करना है, वी डोंट नीड एनी अदर पर्सन हु पार्टिसिपेटेड विद अस इन आर एक्टिविटी और हु यू नो पॉइंट आउट सम मिस्टेक्स ऑफ डूइंग समथिंग है, ठीक है। हम लोगों को मतलब उनका जो अमेरिकन्स होते हैं, इसमें एग्जांपल अमेरिकन्स का आ जाता है, मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर फ्रॉम द जर्मन्स हु आल्सो वर्क एज अ इंडिविजुअलिज्म, ठीक है। मैस्कुलाइन एंड फेमिनिज्म, ठीक है। अब देखो एक वो बात चलता है एमा फेमिनिज्म, ठीक है, और वो क्या कहते हैं जो भी हो लड़कियाँ आती हैं ना, ठीक है। फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं है कि गर्ल्स आर द वन, ओनली गर्ल्स कैन डू एनीथिंग, ठीक है। आजकल ये चल गया है, यू नो, इन इंडिया अब क्या हो गया है कि फीमेल पॉपुलेशन ज़्यादा हो चुकी है मेल से, ठीक है। समहाउ ये एक फैक्ट बन चुका है। उसके बाद फिर इस समय फीमेल्स क्या चाहती हैं कि वी कैन डू एनीथिंग, और अब मेल नहीं कर सकते। हाँ, खासकर मैं जानता हूँ और ये बिल्कुल सही बात भी है कि ये होना भी चाहिए, लेकिन उन्होंने फेमिनिज्म की जो डेफिनेशन है वो गलत समझ ली है। फेमिनिज्म इज़ नॉट मीन, इवन प्रियंका चोपड़ा ने भी कहा है कि हम लोगों को फेमिनिज्म होने का मतलब ये नहीं है। I am a very proud feminist. I am someone who believes that feminism is just a conversation about equality. सो जैसा कि प्रियंका चोपड़ा ने भी कहा कि फेमिनिज्म अबाउट इक्वालिटी, सो यही यहाँ पे भी है कि मैस्कुलिनिटी और फेमिनिज्म के अंदर ये है मैस्कुलाइन कि क्या होता है ना, कहीं कहीं पे पावर जो डिस्ट्रीब्यूट होती है वो ऐसी होती है कि जो भी मेल होते हैं वो डोमिनेट करते हैं फीमेल्स को, और कहीं कहीं फीमेल डोमिनेट करती है मेल्स को। तो ये नहीं है फेमिनिस्ट का मतलब कि आप फीमेल ओरिएंटेड हो जाएं और मैस्कुलाइन का मतलब आप मेल ओरिएंटेड हो जाएं। देखिए, फेमिनिस्ट की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि जो इश्यू है जेंडर इनइक्वालिटी का
वो भी मैन के साथ ही सही हो सकता है, विदाउट फीमेल, विदाउट मैन भी कुछ नहीं हो सकता है। आई एम नॉट अगेंस्ट द फीमेल्स, लेकिन हाँ सबको टाइम देना चाहिए, सबको वर्क करना चाहिए। सो एज प्रियंका चोपड़ा सेड इन अनदर इंटरव्यू कि इसका मतलब, ओह सॉरी ये बहुत ज़्यादा टॉपिक से अलग हो रहा है, लेकिन ये ज़रूरी चीज़ है एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड। मैं इसका दूसरा वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो फेमिनिस्ट का मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को पावर चाहिए, हम लोगों को कोई शक्तिशाला और पाउंड्स में एकदम जिम इम करनी है, वो नहीं है। हमको भी है कि मैं एक CEO भी बन सकती हूँ, एक माँ भी बन सकती हूँ, एक इन्फ्लुएंसर और कुछ भी बन सकती हूँ इफ़ आई वांट टू, ठीक है। तो ये था लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में आ जाता है, कुछ लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड होते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं स्टार्ट पे। 2005 में लियोंग एटॉल का मतलब है और भी लोग होंगे। अ सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ ग्लोब सेपरेटिंग itself from Hofstede research while looking at the culture and practices of the नेशन की प्रैक्टिसेस के ऊपर देख के ये सेपरेट करता है हॉफस्टीड मॉडल से। 2004 में भी एक ये बताया गया था कि ग्लोब मॉडल कल्चर को शेयर मोटिव्स, वैल्यू, बिलीव्स, आइडेंटिटीज़ और इंटरप्रिटेशन और मीनिंग ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट्स से बताता है, ठीक है। और ये कॉमन एक्सपीरियंस होता है एक मेंबर का कि वो कलेक्टिव है और दैट आर ट्रांसमिटेड अक्रॉस जनरेशन, और वो जनरेशन बाई जनरेशन ट्रांसमिटेड होते जाते हैं, ठीक है। अब सिंपल सा मैं आपको पॉइंट फिर से बता देता हूँ। जो अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस था मैंने आपको अभी बताया, द एक्सटेंस अनसर्टेनिटी इज़ अवॉइडेड बाय रिलाइंग ऑन इस्टेब्लिश सोशल नॉर्म्स, ठीक है। कितना हम लोग उसे अवॉइड कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करके DM कर देना मेरे को, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। ये PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा, साथ ही साथ मेरे पास वर्ड में भी नोट्स रखे हुए हैं, तो वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अनसर्टेनिटी अवॉइडेंस क्या होता है कि एक एक्सटेंट विच एन ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी स्ट्राइव टू अवॉइड अनसर्टेनिटी बाय रिलायंस ऑन सोशल नॉर्म्स, रिचुअल्स और ब्यूरोक्रेटिक प्रैक्टिसेस, ठीक है। कुछ होती ऑर्गेनाइजेशन होती है जो रिस्क लेना चाहती हैं, कुछ होती है जो नहीं लेना चाहती। पावर डिस्टेंस जो मैंने अभी समझाया था वही होता है कि पावर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, सबॉर्डिनेट और सुपीरियर बॉस बिकम द वन हु हैव पावर एंड मेकिंग द फाइनल डिसीजन, और एक सबॉर्डिनेट है हु हैव टू फॉलो द डिसीजन। वेयर एज अगर हम लोग बात करें अदर टाइप ऑफ पावर डिस्टेंस जिसके अंदर डिस्टेंस कम हो, देखो, और हाँ, ये मेज़र किससे करा जाता है पावर डिस्टेंस? ये मेज़र करा जाता है PDI से, पावर डिस्टेंस इंडेक्स, इससे ये मेज़र करा जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है कलेक्टिविज्म। देखो, कलेक्टिविज्म के अंदर हम लोगों ने 3 पॉइंट पढ़े थे, ठीक है। तो पहला था हमारा सोशल कलेक्टिविज्म, जिसमें क्या होता है कि सोसाइटियल इंस्टीट्यूशनल होते हैं, रिसोर्सेस हम लोग सोसाइटी से लेते हैं, तो उनके साथ साथ हम सोशली कनेक्ट भी हो जाते हैं और कलेक्ट करते हैं, ठीक है, वर्क करते हैं। इन ग्रुप कलेक्टिविज्म क्या होता है, हमें खाली ग्रुप से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है, सॉरी फॉर द आवाज़ ठीक है। यूरोप और अमेरिकन कंट्रीज़ में ऐसा होता है, ठीक है। फिर आता है जेंडर इगैलिटेरिज्म, कब आएगा मुझे इसे प्रोनाउंस करना, ठीक है। जेंडर इक्वलिटी का मतलब क्या होता है कि सोसाइटी मिनिमाइज जेंडर रोल्स डिफरेंसेस वेदर अ मैन और वुमेन विद डिफरेंस कैरेक्टरिस्टिक्स, एज, रेस, बट एज लॉन्ग एज हैज़ सेम क्वालिफिकेशन इन एन इंटरव्यू फॉर द जॉब। हाँ, बस सेम बात है, अगर आप लोगों के पास चाहे मेल हो चाहे फीमेल, उसके पास इतनी क्वालिफिकेशंस हैं कि वो उस जॉब के लिए फ़िट हो रहे हैं, तो आप उन्हें लीजिए। अगर मैन नहीं हो रहा है तो मैन को मत लो, वुमेन को लो, ठीक है। असर्टिवनेस क्या होता है? देखो, असर्टिवनेस वो होता है कि आप किसी से भी बहुत जल्दी एग्री कर जाओ, ठीक है, असर्ट कर जाओ कि हाँ मैं कर लूँगा, मैं हो जाऊँगा, ठीक है। तो कभी कभार क्या होता है कि जो असर्टिव पीपल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो ना कहने में भी अपने आप को सेल्फिश समझने लगते हैं, ठीक है। तो उन्हें इतना नहीं समझना है, ठीक है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको बुरी लगे। वेदर एज कुछ पीपल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं सोशल रिलेशंस में, ठीक है, तो वो भी गलत है। तो बहुत क्वालिटी तक कुछ भी अच्छा नहीं है। फ्यूचर ओरिएंटेशन, वही मैंने सिंपल सी, यार फ्यूचर ओरिएंटेशन में क्या है मैं बताऊं। कुछ लोग होते हैं जो शॉर्ट टर्म प्रोसेस और नियर फ्यूचर को ज़्यादा ध्यान देते हैं कि अरे अभी पढ़ लूँ, अभी पेपर हैं, बाद में नहीं पढ़ूँगा, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो क्या करते हैं,
लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। शायद हो सकता है ये मेरी, अगर मैं अभी सही से पढ़ लूँ तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में भी मुझे ये क्या कहते हैं हेल्प कर जाए, ठीक है। फ्यूचर ओरिएंटेड बिहेवियर होता है पीपल्स का, ठीक है। ये लोग प्लान, इन्वेस्टिंग और फिर देखो इंडिया में क्या होता है, हम लोग फ्यूचर के लिए करते हैं, आज कम खा लो लेकिन कल ज़्यादा खाना। और वहीं कुछ लोग होते हैं कि आज जी लो, ज़िंदगी पता नहीं कब हो, शॉर्ट टर्म है, 4 दिन की ज़िंदगी है, 4 दिन जियो मज़े से, उसके बाद तो मरना ही, ठीक है। फिर आता है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस क्या होता है, परफॉर्मेंस में क्या होता है, जैसे कि इसके ऊपर एक केस स्टडी है, अभी हम लोगों ने सर रतन टाटा को खोया है, उसके ऊपर केस स्टडी थी जब सर रतन टाटा ने लैंड रोवर्स और जैगुआर को ख़रीदा था। तो वहाँ के लोग क्या थे, ब्रिटिश के लोग ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो परफॉर्मेंस पर वर्क देते, ठीक है। तो उन्हें लगा था कि जो सर रतन टाटा हैं वो आएंगे और वो पता नहीं कैसा बिहेव करेंगे हम लोगों के साथ, ठीक है। ये वैसे तो लीडरशिप का पार्ट है लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर जब सर रतन टाटा वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने इतना फ्रेंडली नेचर दिखाया, हालांकि उसके साथ साथ उन्होंने कुछ स्ट्रिक्ट रूल बनाए थे जो कि उन्हें खुद फॉलो करने थे कि कम टू ए टाइम पे आना, टाइम पे जाना, तो ये सब थे। तो परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन में होता है कि कितना ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी परफॉर्मेंस पे ध्यान देती है, मतलब पर्सनल मैनेजमेंट से थोड़ा सा मैच कर जाता है कि रिवॉर्ड्स पे कितना ध्यान देती है, अगर अच्छी परफॉर्मेंस अच्छा रिवॉर्ड और बुरी परफॉर्मेंस बुरा रिवॉर्ड, ये सब होता है। और कुछ होते हैं कि ह्यूमन ओरिएंटेड होते हैं, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट भी है। ह्यूमन ओरिएंटेड क्या होते हैं, ये एल्ट्रुस्टिक होते हैं, ठीक है, फ्रेंडली होते हैं, जेनरस होते हैं, केयरिंग होते हैं, ठीक है। तो ये उस पर वर्क करते हैं। और उसके साथ साथ ये लोग क्या करते हैं, काइंड हार्टेड होते हैं। जो बॉस होगा वो बॉस की तरह नहीं, एज अ लीडर वर्क करेगा और उसके साथ परफॉर्मेंस एवेल्युएट करेगा, उसके साथ परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करेगा और अच्छा बनाएगा। तो यही होता है। और इसके साथ साथ थैंक यू, और डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू द नीडी पर्सन। और उसके साथ साथ अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा अगर नोट्स चाहिए हो। थैंक यू।